अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वेव्स के एमसीक्यूज। अच्छा, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि कुछ एमसीक्यूज को मैं बहुत डिटेल में बताऊं, कुछ एमसीक्यूज को मैं सरसरी तौर पे आगे भेज दूँ। जिन एमसीक्यूज को डिटेल में बताऊंगा उनके पीछे कोई कॉन्सेप्चुअल वैल्यू होगी, और जिन एमसीक्यूज को मैं आगे आगे भेज दूंगा उसका मतलब ये होगा कि उनमें कॉन्सेप्ट शायद इतना ना हो मगर उनके अंदर याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स वाला टॉपिक है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट थोड़े कम है, याद करने वाली चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल कहता है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन एज ऑब्जर्व इन रोप्स एंड स्प्रिंग्स। सबसे पहली बात, रोप्स एंड स्प्रिंग के अंदर जो हमारे वेव्स होती है वो होती कौन सी, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास वेव मौजूद होती है मैकेनिकल वेव्स, यानी इनको मीडियम की जरूरत होती है। तो दूसरी बात ये, यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं क्लास में वो ये भी होता है कि सर जो मैकेनिकल वेव्स होती है वो ट्रांसफर्स होती है या लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो मेरा बच्चा, इसका जवाब ये होता है कि ये तो अलग अलग क्लासेस है वेव को डिफ्रेंशिएट करने की। फॉर एग्जांपल, एक क्लास ये होती है कि आप वेव को ऑन द कैटेगरी ऑफ मीडियम बताओ कि हमारे पास वेव दो तरह की होती है, जिनको एक को मीडियम चाहिए होता है, एक को मीडियम नहीं चाहिए होता है। जिनको चाहिए होता है उनको मैकेनिकल कहते हैं, और जिनको नहीं चाहिए होता उनको ट्रांसफर्स, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। सही है। अब दूसरा एक कैटेगरी आप एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वेव की जिसके ऊपर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, दैट इज बेसिकली द प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के अंदर अगर जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं वेव के साथ, तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाएगा। और अगर कोई ऐसी वेव है जिसके अंदर पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहे हैं वेव के साथ, तो ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी पॉसिबल है कोई वेव मैकेनिकल होने के साथ ट्रांसफर्स हो या फिर मैकेनिकल होने के साथ लॉन्गिट्यूडनल हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने के साथ ट्रांसफर्स हो और लॉन्गिट्यूडनल हो। तो ये चारों की चारों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वेव मैकेनिकल होगी तो वो लॉन्गिट्यूडनल ही होगी, और अगर कोई वेव ट्रांसफर्स होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगी। ये दो अलग अलग कैटेगरीज है जिसके अंदर हम लोग वेव को तोड़ते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ठीक है, ये लंबी करने के बाद अब आगे जो एमसीक्यू इससे रिलेटेड होंगे वो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव मोशन एज ऑब्जर्व। अच्छा, यहाँ पे मोशन की बात की जा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोपोगेशन की बात की जा रही होगी। मास ट्रांसफर, वेव के अंदर मास ट्रांसफर नहीं होता, एटलीस्ट नेट मास ट्रांसफर कभी भी नहीं होता। ठीक है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं, पार्टिकल तो आगे पीछे मूव करते रहते हैं, इन अ सेंस कि पार्टिकल कभी आगे चले जाएंगे कभी पीछे चले जाएंगे, तो दैट्स नॉट नेसेसरी कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो जाए। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट नेट ट्रांसफर मैटर। जी हाँ, जब भी वेव की बात की जाएगी तो वेव का जो मेन मकसद होता है, वेव जिस वजह से प्रोड्यूस होती है, वो इस वजह से प्रोड्यूस होती है कि ऑब्जेक्ट को छेड़छाड़ी किए बगैर आप उसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर दो। और अगला केमिकल रिएक्शन, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू आवर चैप्टर, तो इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ वाइब्रेशन अकर्स इन अ रोप, द पार्टिकल्स ऑफ द रोप। जब रोप के अंदर वाइब्रेशन हो रही है तो रोप के पार्टिकल्स कैसे होंगे। याद रखना, जब रोप के अंदर वाइब्रेशन होती है तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स होती है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि कुछ पहलवान होते हैं जो रस्सी ऐसे पकड़े होते हैं और रस्सी को यूं करके करते हैं, तो रस्सी यूं यूं करके जाती है। तो ये वेव कौन सी बता रही है, हमें बता रही है ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल की प्रोपोगेशन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेव की डायरेक्शन यूं है, अगर पार्टिकल की डायरेक्शन यूं है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो वेव बन रही है वो तो यूं बन रही है, वो तो यूं बन रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री का। ये बता रहा है कि जो प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सही, तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है ट्रेवल अलॉन्ग विद द वेव। अभी देख लें 90 डिग्री के एंगल पे होती है तो ये तो गलत हो गया। ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन, नहीं, पार्टिकल आगे पीछे भी होते हैं, तो ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन गलत हो जाएगा। मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, जी हाँ, जब भी हमारे पास वेव की प्रोपोगेशन होगी उसके परपेंडिकुलर होंगे पार्टिकल इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आर परमानेंटली डिस्प्लेस अगेन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। विच टाइप ऑफ वेव रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ऐसी कौन सी वेव है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। अभी तक हमने जो ऊपर के दो सवाल सॉल्व किए थे वो थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोगेशन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो किसकी बेसिस पे थे, ये डायरेक्शन की बेसिस पे थे। ये किसकी बेस पे, ये मीडियम की बेस पे। दो तरह की वेव होती है, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जिस वेव के लिए हमारे पास मीडियम की जरूरत है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल, और जिसके लिए नहीं है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
रिक्वायर्स की बात हो रही है तो क्या आंसर होगा, मैकेनिकल होगा, क्योंकि मीडियम की जरूरत है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को नहीं होता, ये जो दो एग्जांपल इन्होंने दी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ही एग्जांपल है, सही। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने, इसका आंसर मैंने आपको बताया कि इसका आंसर है सी, डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर फॉर मीडियम, सही। तो अगेन साउंड वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो कि हमारे, और एक मैकेनिकल वेव होती है। वाटर के अंदर भी हमारे पास जो रिपल्स बनते हैं ये हमारे पास एक मैकेनिकल वेव होती है। सेसेमिक वेव भी हमारे पास एक मैकेनिकल वेव होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगेन सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास एग्जाम्पल है उन वेव्स का जो कि मीडियम को रिक्वायर नहीं करती फॉर द ट्रेवल। द सब्सटेंस थ्रू विच a wave travel is called medium. The maximum displacement of a particle from its equilibrium position in a wave is defined as, हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना किसी भी वेव के सिचुएशन में, फ्रॉम द मीन पोजीशन या फिर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। उसको अक्सर एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हमेशा ऐसे लिखा होता है, एक्स नॉट साइन थीटा या फिर एक्स नॉट कॉस थीटा। साइन थीटा वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है, जबकि जो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आने वाली लगता है, सही। तो अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे जो हमने फॉर्मूला बुक बनाई है तो उसके अंदर मैंने दोनों ही फॉर्मूले मेंशन किए हुए, ठीक हो गया। तो इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज रेफर टू बी एम्पलीट्यूड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वेव साइकिल टू पास अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड, एक कंप्लीट वेव को ख़त्म होने में, मतलब एक दोनों हाफ साइकिल पूरे होने में जो वेव को टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फार्मूला को आप अलग अलग इक्वेशन के लिए खोलोगे तो आपके पास अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम लोग खोलें तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर के अपॉन एम होता है, तो ये हो जाएगा अंडर एम अपॉन के, अंडर के, सही है। अगर आप इसको पेंडुलम के लिए खोलो तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर एल ओवर जी। ये तो मशहूर ज़माना फॉर्मूला, ये तो सबको याद रहता है। अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं तो मैं आपको तो आपको ये पता होगा कि इस फॉर्मूले से तमाम फॉर्मूले बन जाते हैं, तो हर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप उसी वक्त बना सकते हैं, सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अ रीजन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर द क्लोजेस्ट इज कॉल्ड। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं ना तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हम लोग रेयरफ्रैक्शन कंप्रेशन की बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वेव कुछ ऐसे ट्रैवल करती है कि कुछ पार्ट ऐसे होंगे जहाँ पे वेव पास होगी, उसको कहा जाता है कंप्रेशन, और फिर यही वेव दूर हो जाती है। फिर अगेन ये वाला पार्ट आगे चले जाता है और ये वाला पार्ट पीछे चले जाता है, तो हमारे पास पहले रेयरफ्रैक्शन होती है फिर कंप्रेशन हो जाती है। इस तरह से वेव रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन में ट्रैवल करती है। तो जिस हिस्से में वेव पार्टिकल डेंस होते हैं यानी पार्टिकल आपस में ज़्यादा करीब होते हैं, ऐसी जगह को कहा जाता है कंप्रेशन, सही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ये तो बचपन से डेफिनेशन सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ मिल जाए तो उसको कहा जाता है वेवलेंथ, ठीक है। ये दो वेव के क्रेस्ट या ट्रफ के या फिर हाईएस्ट और मिनिमम पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होता है। अच्छा, मज़े की बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ से देखा जाए, आप ये इस बात से भी देख सकते हो कि दोनों का फेज़ एंगल सेम है। अगर इन दोनों का फेज़ एंगल सेम है तो अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी इसकी वेवलेंथ ही आएगी, सही। लेकिन नॉर्मली जनरली याद रखना है कि क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है वेवलेंथ। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये फॉर्मूला है, याद रखना हमेशा। अ वेव हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज एंड अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी, अगेन वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो वी हमें निकालना है, एफ की वैल्यू 50, लेमडा की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 100, ऑप्शन सी। अगेन मैं कहा था ना कुछ ऐसे सवाल होंगे जो हम लोग फ्लाई ओवर करेंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनको डेप्थ में एक्सप्लेन करना ज़रूरी होगा। व्हाट इज़ प्राइमरी ट्रांसफर्ड बाय प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव्स को कहा जाता है जो वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करें, सही। ऐसी वेव्स को कहा जाता है जो वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करें। सर क्या हर वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती? वेव का काम तो होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, लेकिन हमारे पास फिर दो तरह की वेव्स आ जाती है, एक हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स आ जाती हैं और एक हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव आ जाती है। स्टैंडिंग वेव्स
ऑल्दो इनका काम तो होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, मगर ये इस एबिलिटी को खो देती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से अपनी एबिलिटी टू मूव खो देती है। इनको कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। मगर वो वेव जो कि इस एबिलिटी को कंटिन्यू रखें, उनको कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव को कहा जाता है जिनके पास ये एबिलिटी हो कि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके। सी होगा इसका आंसर। व्हाट इज प्राइमरी ट्रांसफर बाय प्रोग्रेसिव वेव? द आंसर इज एनर्जी। इन अ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। अगेन पहले बताया था ट्रांसफर वेव के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड या टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। सही, साउंड की बात मत करना क्योंकि साउंड हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, हगेस नहीं। इन सर्कल्स, नहीं। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जी हाँ। इसका आंसर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हमारे पास जो ट्रांसफर वेव होती है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। Longitudinal waves are characterized by the particle vibrating parallel to the direction of the wave. पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी तो जो हमारे पास पार्टिकल होंगे वो भी ऐसे ही ट्रैवल करेंगे। ये जो पार्टिकल होंगे इनका ट्रैवल भी ऐसे ही होगा। सही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इसी। द वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच साउंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप? साउंड वेव हमारे पास एग्जाम्पल होती है ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्लस मैकेनिकल। सही है, तो साउंड वेव की एग्जांपल है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड का जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था ना, और इवन लेप्लास ने भी इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ चेंज नहीं की थी। न्यूटन ने बोला था कि साउंड वेव हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक करेगी इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे और एक करेगी हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। सही है। फिर डेंसिटी ऑफ द मीडियम को इसने कह दिया था कि हमारे पास रॉ, और इलास्टिसिटी को इसने कह दिया था हमारे पास ये हमारे पास बल्क मॉड्यूलस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और फिर इसने बल्क मॉड्यूलस को चेंज कर दिया था विद प्रेशर। लेकिन इसने कहा था कि प्रेशर से हमारे पास साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो इफेक्ट नहीं होती। इसने बाद में ये बात बोली थी कि प्रेशर से साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती। अलबत्ता जो बल्क मॉड्यूलस है हमने सिर्फ उसे इक्वेट करके प्रेशर के बराबर कर दिया। ठीक है, तो साउंड वेव किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? साउंड वेव डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे, यानी मास ओवर एरिया, और ये डिपेंड करती है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस पे। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। सही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सोर्स नहीं, रिसीवर नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं। स्पीड की बात हुई तो स्पीड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड पे क्या डिपेंड करता है? साउंड का एम्पलीट्यूड पे साउंड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। सही है, साउंड कितनी इंटेंस है ये बताएगा कि आपके उस साउंड के एम्पलीट्यूड क्या। याद रखना, ये एक अलग एमसीक्यू बन सकता है। न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड एज्यूम्स दैट प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज। न्यूटन ने हमें बोला था कि जो साउंड प्रोपोगेट करती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी कंप्रेशन रिफ्रैक्शन करती है, साउंड की जो हीट होती है वो साउंड हीटर नहीं हो पाती। तो साउंड का जो मूवमेंट है, क्योंकि साउंड के टेम्परेचर में कोई चीज़ नहीं आ रहा, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। असल में ऐसा नहीं था, असल में लेप्लास ने करेक्ट किया और कहा कि स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस इस गलती की वजह से, इस पर्टिकुलर गलती की वजह से न्यूटन के साउंड की स्पीड में 16% का डिफरेंस आया। और इसकी जो साउंड की स्पीड आई थी, आई थिंक अप्रॉक्स 279 टू 282 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आई थी। जबकि असल स्पीड क्या होती है? असल स्पीड होती है 332 या फिर 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 332 थोड़ा सा नॉर्मली बुक्स में इस्तेमाल होता है, 340 भी कुछ बुकों में लिखा हुआ है। वॉट वॉज द मेन करेक्शन प्रपोज बाय लेप्लास टू न्यूटन फॉर्मूला? मेन करेक्शन की थी, लेप्लास ने बोला आइसोथर्मल नहीं है भाई, लेप्लास ने बोला एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। और एडियाबैटिक भी इसने डायटोमिक गैस कर लिया था, याद रखना। एडियाबैटिक भी इसने डायटोमिक गैस कर लिया था। आई गेस 1.47 या फिर 1.43 वैल्यू होती है उसकी, कंफर्म कर लेना। ऐसा क्यों बोला था? ऐसा इसने बोला था क्योंकि हमारे पास जो नेचर एयर के अंदर जो मेजॉरिटी गैस होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, और ये दोनों के दोनों हमारे पास डायटोमिक गैस होता है। सही। he suggested that the including the effect of humidity नहीं, he proposed that propagation नहीं, he proposed that sound propagation is the idiopathic process। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अबे
What factor increases the speed of sound in air? What factor increases the speed of sound in air? Speed of sound is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अंडर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम लोग कहते हैं कि हर डिग्री सेल्सियस या पे केल्विन के राइज पे, हर डिग्री सेल्सियस या केल्विन के राइज पे 0.61 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड बढ़ती है, ठीक है। ये याद रख लेना, इतना बड़ा जो फॉर्मूला है वो याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना भी याद रख लो तो बहुत। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस इन ह्यूमिडिटी। अगर हमारे पास ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। जी हाँ, जैसे जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट ह्यूमिड होता जाता है स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। ड्राई इन्वायरमेंट में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, सही। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और जो हमारे पास ह्यूमिड एयर होती है वो हमारे पास कम डेंस होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। नहीं, हमारे पास जो ह्यूमिड एयर होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ड्राई एयर, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम बढ़ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम इज जनरली फास्टेस्ट इन। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। अगेन वही बात, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसकी इलास्टिसिटी भी सबसे ज़्यादा, जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी और इलास्टिसिटी उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सॉलिड में होती है। द प्रिंसिपल सपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे दो के सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये होता है कि दोनों का जो वेव, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। पहली बात, दोनों वेव कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट होने का मतलब ये होता है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। फ्रिक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। सेम होना ना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी, अगर दोनों वेव कोहेरेंट है तो अगर उनका जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो का है, यानी अगर उनकी जो समझ लो वेव का जो फेस है, जैसे अगर दूसरी वेव भी ऐसी ही है, तो दूसरी वेव भी ऐसी ही है तो ये दोनों मिल जाएंगे और एक ऐसी वेव बनेगी जो कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर ये दोनों वेव उल्टी हो, फॉर एग्जांपल एक वेव ऐसी हो और एक वेव ऐसी हो, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, गिवन दैट कि इनकी फ्रिक्वेंसी इक्वल है, तो हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, सही है। तो या तो हमारे पास वेव का जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों का सम होगा, या फिर अगर जो वेव का रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो होगा, यानी वेव ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक और भी सिनेरियो होता है जिसके अंदर हमारे पास जो वेव की जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब डिफरेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है। उस सिनेरियो में हमारे पास बीट्स मिलती हैं, उस सिनेरियो में हमारे पास बीट्स मिलती है। यहाँ पे पूछा नहीं है, होशियारी करके नहीं घुसेड़ते। तो क्या ऑप्शन देखते हैं? द प्रिंसिपल सपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव ओवरलैप्स द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेव, ये पहली कंडीशन में होता है। द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल वेव, ये दूसरी कंडीशन में होता है। द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब है अगर ऐड होनी तो ऐड हो जाएंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सी, ऑलवेज जीरो नहीं होता। What is required for a phenomena of interference of wave to occur? फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस होने के लिए एक कंडीशन ये ज़रूरी होती है कि वेव कोहेरेंट हो। कोहेरेंट के मायने मैंने आपको बताया कि इनका जो फेस डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो और इनकी जो फ्रिक्वेंसी हो वो सेम हो। ऐसी सिचुएशन होगी तो वेव में इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसका आंसर सी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स when waves meet in phase resulting in increase in amplitude। ठीक, 23 का हो जाएगा सी। एम्पलीट्यूड कैसे इंक्रीज होगा? फ्रिक्वेंसी तो देखो दोनों की सेम थी। एम्पलीट्यूड अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड में इस वेव में मिला दूँ तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, जो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड मिला के आएगा, सही। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द वेव मीट्स आउट ऑफ फेस रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, डिक्रीज और कैंसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास या तो कम हो जाएगा लेकिन मोस्ट लाइकली हमारे पास जो वेव होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बन जाएगी? वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते नहीं एंटी नोड वगैरह। स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव ये लिखा हुआ। ये अगला सवाल आ गया। आर फॉर्म बाय द सुपरसीशन व्हेन टू वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम पोजीशन डायरेक्शन। नहीं, टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जी हाँ, जब आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो हमारे पास जो फिनोमेना होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरफेरेंस, सही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी। वेव हैविंग नहीं, वेव विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होगी तो बेटा इंटरफेरेंस कैसे होगा? कम छोटा डिफरेंस होगा तो बीट्स हो सकती है, बट नहीं, सही। तो इसका आंसर क्या होगा?
वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से स्टेशनरी वेव्स बनती है। अब पॉइंट इन अ स्टेशनरी वेव वेयर देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट, देखो कुछ ऐसे बनती है हमारे पास, कुछ ऐसे बनती है। तो जिस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को, अबे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कहा जाता है नोड, और इस पॉइंट को जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है इसको कहा जाता है एंटी नोड। सही, नोड, एंटी नोड। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा नोड। अब पॉइंट इन स्टेशनरी वेव वेयर देयर इज डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बताते हैं, एंटी नोड कहते हैं। यानी नोड ऐसी जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, एंटी नोड ऐसी जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इन द फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक की बात हो रही है, F1 की बात हो रही है, ओवर ट्यून की बात नहीं हो रही है, हार्मोनिक की बात हो रही है। हाउ मेनी नोट्स एंड एंटी नोट्स आर प्रेजेंट, जब भी हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात होगी स्ट्रेचिंग वेव की, तो हमारे पास हमेशा 2 नोड्स होंगे और एक एंटी नोड होगा। अगर मैंने आपको बताया तो कुछ चीज़ आपने रटनी है, क्योंकि जब आपने, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो आपको ये चीज़ पहले से मालूम होगी। नहीं पढ़ा हुआ तो ये पूरे स्टैंडिंग वेव वाला टॉपिक में MCQ वाले लेक्चर में कम्प्लीटली नहीं पढ़ा सकता। अगर कहीं पे छोटी बहुत चीज़ें आ गई तो पढ़ा दूंगा, बट अगर ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, इन चीज़ों में थोड़ा बहुत आपकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या बनता है, 2 नोड्स बनते हैं, एक एंटी नोड बनता है। ठीक है, 2 नोड्स बनते हैं, एक एंटी नोड बनता है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इनको कहा जाता है हार्मोनिक्स, इनको कहा जाता है हार्मोनिक्स। यहाँ पे भी लफ्ज हार्मोनिक्स इस्तेमाल हुआ था, हार्मोनिक्स कहा जाता है। ए इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का क्या मतलब है, ये कुछ ऐसा है। सही, यहाँ पे हमारे पास एक नोड है, यहाँ पे हमारे पास 2 एंटी नोड है। व्हाट इज फाउंड एट द एंड्स व्हेन द स्टेशनरी वेव्स आर फाउंड, एंड क्या होता है, इसका एक ही एंड है, इसका एक ही एंड है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एंटी नोड है, यहाँ पे भी हमारे पास एक एंटी नोड है। तो एंड पे क्या पाया जाएगा, एंड पे पाए जाते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर एंटी नोड्स। हमेशा याद रखना, ओपन ऑर्गन पाइप के एंड्स पे हमेशा एंटी नोड्स पाए जाते हैं। वन एंड क्लोज पाइप के अंदर क्या पाए जाते हैं, वन एंड क्लोज पाइप के एक एंड पे हमें नोड पाया जाएगा और अगले एंड पे एक एंटी नोड पाया जाएगा। ठीक है, इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप व्हाट इज फाउंड एट द एंड। अच्छा, क्लोज का मतलब ये है कि एक एंड क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या है, एक एंड क्लोज है। तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है। सही, तो ये क्या है, ये हमारा इसका नोड है, ये इसका एंटी नोड है। तो बोथ अ नोड एंड एंटी नोड होगा इसका आंसर। सही, स्टेशनरी वेव आना चाहिए, तब जाकर कोई चीज़ समझ में आएगी। द द फिनोमिना ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज कांस्टेंट, नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, जी हाँ, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर हमने जो वो रिलेशन पढ़ा था ना, हमने वो रिलेशन फोर्स से तो नहीं पढ़ा था, हमने रिलेशन पढ़ा था कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। तो बेटा शुरू से ये बात बोल बोल के थक गया हूँ कि हमारे पास एक्सेलरेशन हमेशा होती ही फोर्स की वजह से। तो जहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वहाँ पे हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी मोस्टली। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होने के लिए लाजिम है कि हमारे पास फोर्स भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM, SHM की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे जीरो होता है, और इसके बीच में ऊपर जाते जाते कम बढ़ता जाता है, नीचे आ जाते कम होता जाता है। वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, नहीं वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है एट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, अलबत्ता हमारे पास जो बॉडी है ना वो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर चुकी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। द पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्टीट्यूड, जी हाँ, अगर आइडियल केस में बात की जाए, अगर आइडियली बात की जाए जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एम्पलीट्यूड की, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि एम्पलीट्यूड कितना है, वो अपनी मर्जी से चलेगा। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करती है, और अगर फोर्स हमारे पास मैक्सिमम होगी तो मतलब एक्सीलरेशन में मैक्सिमम होगी। क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या पे मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मौजूद होती है, जवाब है नहीं।
अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि मीन पोजीशन पे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, तो जब एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब ये है कि फोर्स भी 0 होगी, और जब फोर्स 0 है तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चा, इसका आंसर बनेगा सी। अलबत्ता यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि आइडियल सिचुएशन में बात करें, आइडियल सिचुएशन में ऐसा होता है, अगर आइडियल सिचुएशन की बात नहीं करें तो सारे के सारे ऑप्शन गलत है। सही। फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट, अभी बताया था मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमारे पास 0 होती है। सही, इट्स मैक्सिमम एट मीन पोजीशन का इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, एक्सेलरेशन बच्चा देखना है कि एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी जिस पॉइंट में बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी इस पॉइंट पे जहाँ पे बॉडी सबसे ज़्यादा दूर है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे। सही, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए नहीं हो सकता, इसका आंसर बी नहीं हो सकता, इसका आंसर सी नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा डी। When an object moves in a circle, the motion of its projection on the diameter of a circle is, एक बात याद रखना, एमडी कैट के अंदर ना दो सवालों में घुमाते हैं। एक सवाल बोलता है कि जो बॉडी यूसीएम कर रही है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या वो एसएचएम कर रही है, जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है क्या वो एसएचएम कर रही है। तो अक्सर बच्चे हमारे पास ये वाली कंडीशन याद करके बोलते हैं हाँ कर रही है, लेकिन बेटा जब हम लोग वो कंडीशन पढ़ते हैं ना, हम लोग उस बॉडी का एसएचएम नहीं पढ़ते, हम लोग उस बॉडी की प्रोजेक्शन का एसएचएम पढ़ते हैं। सही है, हम लोग बॉडी की प्रोजेक्शन का एसएचएम पढ़ते हैं। तो जो बॉडी एसएचएम कर रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रही, लेकिन उसकी जो प्रोजेक्शन, उसका जो शेडो पड़ रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये बात याद रखना कि प्रोजेक्शन परफॉर्म एसएचएम, यूसीएम डज नॉट परफॉर्म एसएचएम। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर, प्रोजेक्शन मतलब शेडो अगेन, सर्कल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अंडर को एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट। सही है, हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे कम हो जाएगी, और ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, अलबत्ता जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम हो जाती है, और जो मीन पोजीशन होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। सही, ये बात आपने याद रखनी है। कांस्टेंट। अच्छा, डैम्पिंग क्या होती है, डैम्पिंग बेटा ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रम है, आपके पास एक ड्रम है और आपने इसके ऊपर जोर से अपना इंस्ट्रूमेंट मारा, तो पहले इसकी जो आवाज़ होगी बहुत तेज़ होगी, लेकिन धीरे 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 उसकी आवाज़ कम होती जाएगी, इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी। ये जो कम होने वाले प्रोसेस है ना, इसको कहा जाता है डैम्पिंग। तो अनटिल अनलेस हमारे पास डैम्पिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा, यानी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड गिरने का प्रोसेस नहीं हो रहा, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। और ये कब होगा, ये होगा इन आइडियल सिचुएशन। सही। Which term describes a region in a longitudinal wave where the particles are spread further? ऊपर डायग्राम बना के बताया था कि जहाँ पे सबसे दूर होते हैं उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। डी। If the frequency of a wave doubles while its speeds remain constant, what happens to its wavelength? अच्छा, यहाँ पे स्पीड का क्यों बताया, देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला है। अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी हमने क्या कर दी, डबल कर दी, और स्पीड को हमारे पास कोई फर्क नहीं आया, इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ने फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को निगलेक्ट करा है, वेवलेंथ ने फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को निगलेक्ट करा है, सॉरी ख़त्म करा है, नलीफाई करा है। नलीफाई करने का मतलब है वेवलेंथ है अपने अंदर कोई चेंज लाया, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कोई स्क्वायर टाइम वैल्यूज नहीं है, तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो वेवलेंथ भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के डबल होने से वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, गिवन दैट कि वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आया। When the speed of sound is generally higher in denser media, if the elasticity is too high, this is because ऊपर बताया था कि जो हमारे पास जैसे जैसे मीडियम डेंस होगा, जैसे जैसे मीडियम डेंस होगा तो इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, और अगेन डेंसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जब इलास्टिसिटी और डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूटन ने बताया था कि भाई डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर के इफेक्ट को हम लोग हमेशा कहते हैं नलीफाई हो जाता है, बट डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है, तो जैसे जैसे हमारे पास डेंसिटी और इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमारे पास हमारा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। फॉर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी produces a stationary wave with closed pipe है। अगेन
कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है क्लोज पाइप हमारा, यहाँ पे एंटी नोड होता है, यहाँ पे हमारे पास नोड होता है, तो एक नोड होता है और एक एंटी नोड होता है एट द एंड ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप. सी द फिनोमेना वेयर टू वेव्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेव ऑफ अ लार्जर, स्मॉलर और जीरो एम्पलीट्यूड. तीनों कंडीशन बता दी. इसको कहते हैं इंटरफेरेंस. सही, इंटरफेरेंस के अंदर लार्जर हो गई तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव, स्मॉलर और जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा. इंटरफेरेंस विच फैक्टर कॉजेज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टू डिक्रीज. स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है. टेम्परेचर बढ़ाने से बताया था कि हर डिग्री सेल्सियस या केल्विन पे 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ेगी. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जी हाँ, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई मतलब डेंसिटी डिक्रीज हुई. डेंसिटी डिक्रीज हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारी साउंड है वो स्लो हो गई. इलास्टिसिटी भी कम होगी डेफिनेटली. इंक्रीज इन डेंसिटी से हमारे पास साउंड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, रॉ ऊपर आता है. और इंक्रीज इन प्रेशर, मैंने आपको 100 दफ़ा बता दिया कि प्रेशर का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड पे. द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन of an object moving in a circle on the diameter is maximum when the object is set. जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब वेलोसिटी जीरो होती है, और जब मीन पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. हमसे क्या पूछा है? हमसे मैक्सिमम का पूछा है. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी एट मीन पोजीशन. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स. हमारे पास ये एक नोड है, हमारे पास ये एक नोड है. तो जब दो नोड्स हमारे पास आपस में कॉन्सिक्यूटिव है तो उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है, ये देखो, ये हमारे पास है पाई, ये भी हमारे पास है पाई, ठीक है. जब ये पाई 180 है और ये पाई 180 है और ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों है हमारे पास एंड द एंगल ऑफ 180 डिग्री. सही है. तो ये दोनों हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं. यहाँ दोनों हमारे पास पैरेलल होते हैं. सही. तो जो फेज एंगल होता है बिटवीन टू नोड्स दैट इज 180 डिग्री. अगेन एंटी नोड का भी, नहीं एंटी नोड का नहीं होता, सॉरी, दो नोड्स का हमारे पास जो फेज एंगल होता है वो होता है 180 डिग्रीज. When a sound wave travels from a less dense medium to a more dense medium, the what property typically changes. जब भी हमारे पास साउंड वेव एक लेसर डेंसर मीडियम से हायर डेंसर मीडियम पे जाएगी तो उसकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगी. सर क्या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी? बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है सोर्स पे, तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने की वजह से नहीं बदलती. साउंड वेव का वेवलेंथ और स्पीड बदलती है जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है. ये बात आपने याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदली. अक्सर ये एमडी में सवाल आता है और बच्चे इसे गलत करके आते हैं, फ्रीक्वेंसी लगा के आते हैं. नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आता, वेवलेंथ और स्पीड में आता है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन द एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ ऑसिलेशन. नहीं भाई, टाइम पीरियड होता है. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जी हाँ. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं. अब प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर्स एनर्जी ट्रांसफर करती है विच इंक्लूड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द सोर्स ऑफ टू वेव फॉर देम टू बी कोहेरेंट. अभी ऊपर बताया था कोहेरेंट होने के लिए कांस्टेंट फेज होना चाहिए और सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इन सेंस टू सी. द मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ ऑसिलेशन अप्रॉक्सीमेट सिंपल हार्मोनिक मोशन. याद रखना, जब तक हमारे पास थीटा की वैल्यू 5 डिग्री से कम है तब तक हमारे पास पेंडुलम SHM कर सकता है. ऐसा क्यों सर? ऐसा इस वजह से क्योंकि थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू तकरीबन 5 डिग्री तक सेम रहती है. 5 डिग्री तक साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू सेम रहती है. उसके बाद डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. तो जब तक हमारे पास एम्पलीट्यूड छोटा है, यानी हमारे पास जो एंगल है वो छोटा है, तब तक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी. अगर उससे बढ़ गया तो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करना छोड़ देगी. ठीक हो गया? यहीं तक था बस. होपफुली समझ में आएगा. किसी सवाल में अभी भी कोई डाउट है, कोई मुश्किल है, तो आप हमें मैसेज करके हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट पे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.